हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया, उनसे बात करेंगे। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो इंडेक्स पर व्यू, इस समय क्या व्यू लेके चल रहे हैं मार्केट पर? देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त सारे संसार में है जो क्रूड की चार्ट। और जैसे क्रूड लुढ़कता है, क्रूड उछलता है, उस हिसाब से इंडेसेस हमारी मूव करती है। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, पहले मैं क्रूड से स्टार्ट करूंगा, जिससे कि दोनों चीजों को हम साथ में कोरिलेट कर सकें। तो पीसीआर अगर मेरी इस चार्ट को आप दिखा पा रहे हैं, हमने जो 50 में व्यू लिया 100 का, 100 के बाद व्यू लिया 65 का, 67 से हम घूम गए। अब हमारा व्यू तो 120 तक का है वापस क्रूड में। पर फिलहाल क्रूड में एक बार के लिए एक राउंड नीचे 67 से 81 हो गया। तो ये जो मैं आपको हमारी जो इंटरनल रिसर्च है वही कोट कर रहा हूं। अब हम वेट कर रहे हैं कि क्रूड अगले 5-7 दिन कुछ ठंडा हो जाए, थोड़ा ट्रंप नरम नरम बातें करे और शेयर बाजारों को सारे वर्ल्ड में भागने का मौका मिल जाए। तो 81 से 71 और उसके बाद 81 और फिर 71, ये हमारी अगले 20 दिन की क्रूड की रेंज हो गई। तो 120 वाली फोरकास्ट के अंदर भी अगर क्रूड यहां 15-20-25 दिन टाइम निकाल देगा, तो बाकी सारे संसार के मार्केट्स बिल्कुल बौखलाहट के साथ ऊपर जा सकते हैं। और मेरे स्क्रीन पे आप देखोगे कॉस्पी की चार्ट, जहां ये एक बबल बन गया था और 1500 से गिर गया नीचे 1030 तक। अब ये लग रहा है बबल का अगला फेज वापस आएगा। 1650-1700 की अगर कॉस्पी हो जाए, तो यहां से भी 35% की कॉस्पी में शार्प स्पाइक आ सकती है। निक्की जो बबल बन गया था बर्स्ट हो गया, वापस इसमें फ्लैग पैटर्न बन गया और 80,000 की अगर निक्की हो जाए, तो बाकी के ब्रॉड संसार के मार्केट्स पे मैं एक संक्षिप्त बात ये कर दूं कि इक्विटी मार्केट्स में अभी भी कहीं पर शॉर्ट करके पैसे बन जाए, ऐसी कोई भी इंडेक्स वर्ल्ड वाइड नहीं दिख रही। इस कंटेक्स्ट में अब हम जब लौटते हैं निफ्टी पे, तो देखिए निफ्टी की मेरी प्लॉटेड रेंज जो है 24,800 तक हम इस राउंड में जाएं, चाहे कॉस्पी कितना भी तूफान मचा दे। निफ्टी एक बार के लिए तो 24,800 की भारी लगती है। 24,800 जाके निफ्टी वापस 23,800 आए, अभी तक का मैप ये है। और उसके बाद हम वो 26,500 की चाल को क्या पता पकड़ पाएंगे। और सिमिलर पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी पे कि एक बार हम फिलहाल 60,000 जाएं, वापस 56,500 आए और फिर हम 62,000 की तरफ जाएं। अगर मैप बदलेगा तो हम अपडेट करेंगे। ओके, ठीक है। सुशील जी, आपने बात की 24,800 की, निफ्टी बैंक पे भी आपने एक व्यू दिया। आपको बैंकों में इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स की अलाइनमेंट कैसी लग रही है? क्योंकि ये वीकेंड बैंकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े नंबर्स आने हैं, बट अगर आपको पिक करना हो पोजिशनली बैंकों में कुछ लॉन्ग साइड पे, आपका झुकाव किस तरफ है? तो पहले चलिए हम बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स को कवर कर देते हैं। तो एक तरफा तेजी हम लगातार मेंटेन करके बैठे हुए हैं पीएसयू बैंक्स में। तो बैंक निफ्टी में जो 3 हैं, बॉब, कैनरा और पीएनबी, इनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग न करके बहुत बड़े भाव इनके बन सकते हैं। ये हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन है क्लाइंट्स को कि इसमें 6 महीने का 7 महीने का व्यू लीजिए, बीच बीच में मुनाफाखोरी करते रहेंगे। एसबीआई जिसपे हम काफी नेगेटिव सी चार्ट को देख रहे हैं, एक बार का शॉर्ट सेल का ट्रेड उसका भी हमने समेट लिया कल। 50-60 रुपए की इसमें भी रिबाउंड आ सकती है। अब लौटते हैं प्राइवेट बैंक्स की तरफ। तो सुपरस्टार मूवमेंट लगती है एक्सिस बैंक की 1500 की तरफ चल पड़ा है, ये मोमेंटम है उसमें। कोटक महिंद्रा बैंक भी एक बार के लिए 12-13% की यहां से भी मूवमेंट दे सकता है, पर कोई बहुत मजेदार, बहुत लचकदार उसकी चार्ट नहीं है। इंडसइंड बैंक जिसको कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है और वो अंडरबॉट चार्ट बढ़ती जा रही है, तो थर्ड हाईएस्ट परफॉर्मर हमें प्राइवेट बैंक में से वो लग रहा है। एयू बैंक बहुत छोटा बैंक है देखिए, तो अगर वो 20% बढ़ के नया हाई यहां से बना देता है, तो उसके 20% और एक्सिस बैंक को मैं बराबर नहीं मानता। बच गए आपके आईसीआईसीआई और एसबीआई। आईसीआईसी की चार्ट थोड़ी सी संदेहास्पद बनी हुई है। इस चार्ट को देख करके कोई यहां से इस पे बड़ी तेजी लड़ा देने का साहस करने की इच्छा नहीं हो रही है। और एचडीएफसी बैंक निफ्टी के साथ साथ इनलाइन 7-8% की मूवमेंट दे सकती है। पर असली मलाई बैंकों में जो है वो इंडेक्स के बाहर। आज आरबीएल, अब आप देखो बंधन बैंक कैसे वो आरबीएल वाला सेम आरबीएल टाइप परफॉर्म करेगा। जो हमारा कॉल था 150 से, वो फ्लेयर अप होने लग गया। या आपके जो छोटे वाले जो दूसरे पीएसयू बैंक से, बैंक ऑफ इंडिया, यूओबी, पकड़ के बैठना है हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। ओके सुशील जी, गुड आफ्टरनून। ये तो बैंक्स की बात हो गई। दूसरा बड़ा स्पेस आईटी, हमने एचसीएल टेक, एलटीटी, टाटा एलेक्सी के नतीजे देखे, विप्रो, टेक महिंद्रा के आने हैं। नतीजे कैसे लग रहे हैं जो भी नंबर्स अभी तक आए हैं, और साथ ही अब इस स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, एक्सट्रीमली अंडरबॉट, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ सेक्टर है।
हमारा एक पैसे का भी कोई एनालिसिस में परिवर्तन नहीं है। रातों रात कोई इनमें मिरेकल हो जाए वैसी भी आउटलुक नहीं है। समय लगेगा। जब देखिए एकदम बैजरिंग हो जाए 2020 के अंदर जिस तरह का माहौल पूरे मार्केट का था, उससे ज़्यादा गंदा सेंटीमेंट आज आईटी स्टॉक्स का है। तो जब ये बड़ा बॉटम बनता है ना, इस बॉटम के अंदर में भी कई बार बॉटम बनते हैं, इसलिए एकदम ओवरबोर्ड होके आप गले तक तो माल भर नहीं सकते। पर ए टू जेड आईटी स्टॉक्स में अगर फोर्स कर दिया जाए कि व्यू लेना ही पड़ेगा, तो बाई का ही व्यू है, सेल का व्यू किसी में भी नहीं, कोई इससे भी को हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग स्टॉक्स की अलग-अलग एंट्री है और इन्फोसिस हम पब्लिक रिकॉर्ड पे हैं, 6 महीने 7 महीने में इसका हम 1700 का भाव देखें अगर और साल भर में हम टीसीएस को 3200 पे देखें तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होने वाला है। तो श्रेया जी, आईटी के सारे ही स्टॉक्स पे अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग बाई। अब देखो इन्फो एज एक स्टॉक है, जो हम उसको आईटी के स्टॉक्स में एग्ज़ैक्टली नहीं गिन सकते, वो एक वेंचर फंड है जिसने बहुत बड़ा न्यू एज स्टॉक्स पे बेट लिया हुआ है। वो आईटी स्टॉक्स की गिनती में नहीं, पर अभी बात चल रही है तो मैं आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता दूं, हमारा पिछले 25-30 दिन से इंटरनली ये रिपीटेडली बार-बार रिसर्च कॉल है कि इसको 3-4 साल के पर्सपेक्टिव पे लेके बैठो, क्या पता पैसा बीएसई की तरह 8 से 10 गुना हो जाए। चलिए, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपके रेडार पर कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लग रहा है कि पोटेंशियली अगले कुछ महीनों में, सालों में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं? चलिए मल्टी बैगर्स के साथ एक थोड़ा-सा मतलब एक थोड़ा-सा प्रिकॉशन पहले से ये लेना चाहिए कि बहुत बड़ी रिटर्न कमाने के लिए आपको बड़ी रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा इसके अंदर जैसे-जैसे ट्रेंड फ़ेवर में आएगा, तब आपको टुकड़े-टुकड़े में पोज़ीशन बढ़ानी है। पीसीआर से अनुरोध है, मेरे स्क्रीन से शेयर्ड इस चार्ट को दिखाएँ। ये केफिन टेक्नोलॉजीज़, अगर आप कहो कि जिस तरह की सफलता बीएसई में मिली, अगर वैसा कोई दूसरा स्टॉक अगर नज़र आ रहा है, तो केफिन टेक्नोलॉजीज़ है। इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। वीकली वीकली टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म आउटपुट हम दिखा रहे हैं। 2023 से जो एक तरफा एक बुल रन आई, उसके बाद ये साइडवेज जो कंसोलिडेशन का फेज है, निवेशकों के काम की चीज है, सटोरियों के काम की चीज नहीं है। जिनको 2 लॉट की ट्रेडिंग करनी है और 2 घंटे बाद ट्विटर पे हंगामा मचाना, वो दूर रहें स्टॉक से। मौके पे ये नीचे 800 दोबारा आ सकता है और जब ये क्लियर कट निकल लेगा जब ₹1000 के ऊपर, तो हमारा कॉल ट्रिगर होगा 5000 का। हम इनिशियली 1000 से 5000 की बात करेंगे, पर ये पूरी स्वाधीनता है। जैसे बीएसई में हमने 400 का पहले 1200 सोचा और 1200 से कॉल 2400 रिवाइज हो गई, फिर 3200 हो गया। तो हो सकता है कि ये स्टॉक हम बार-बार रिवाइज करते-करते 15,000 तक की भी तेजी बनती चली जाए। पर फिलहाल शिष्टाचार हेतु और एक रीज़नेबल थिंकिंग के हेतु जिसको हम 5 बैगर की गिनती में गिनते हैं। दूसरा है ज़ेनसार टेक्नोलॉजीज़। ये आईटी को लेके जो पिटाई हो गई आईटी के स्टॉक्स की बुरी तरह से, पर ज़ेनसार की चाल एक अलग ही चाल है शुरू से। इस पूरे कोलाहल में भी उसका करेक्शन एक रीज़नेबल करेक्शन था। सबसे बेस्ट पोज़ीशन स्टॉक और कंपनी जो एआई रिवॉल्यूशन को कैप्टिवेट करने में, कैप्चर करने में सबसे आगे जो चल रही है और वही उसकी चार्ट भी बता रही है, तो वो हमारे यहाँ इंटरनली काफ़ी दिनों से, महीने भर से, 20 दिन से एक 3 बैगर कॉल उसमें बना हुआ है। तो आपके केफिन टेक्नोलॉजी हो गया, ज़ेनसार हो गया और स्टॉक्स तो बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास, पर मैं आपको अभी ऑफ हैंड जो दिमाग में याद आती है कि अगर हम एक स्विगी को पकड़े यहाँ से, न्यू एज स्टॉक्स में वापस करंट आ रहा है, तो स्विगी यहाँ से अगर हमें 2 गुना, ढाई गुना हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। अच्छा सुशील जी, ये कैपिटल गुड्स में ज़रा अलाइनमेंट देखिए। अब देखिए एलएनटी के गिरने की एक वजह है, आई मीन अरब कंट्रीज़ में जो हो रहा है और जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है यूएस टैक्स के लिए, तो वहाँ पे एलएनटी का फैक्टर है। बट अदर देन दैट आप बीएचईएल को देखिए, आप सिमेंस को देखिए, आप एबीबी को देखिए, आप केमिंस को देखिए, अगले जिस फेज़ की आप बात कर रहे हैं 24,800 की, उसमें सबसे ज़्यादा लुफ्त कैपिटल गुड्स में कौन उठाएगा? 3 बढ़िया सवाल है, पर तीनों को आपने एक साथ पूछ लिया, इसलिए मैं इनको 3 टुकड़े में जवाब दूँगा। तो अगर स्क्रीन पर मेरी ये चार्ट वापस दिख रही हो, एल&टी पे अपनी पास्ट में जो बड़ी भयानक सी फोरकास्ट थी कि ये 3500-3300 हो जाएगा और वहां से हमने वापस तेजी लगाई कि ये 4600 हो जाएगा, तो फिलहाल हम इतना आ गए। अभी साइडवेज करेक्शन कंप्लीट हो गया। आज का ये जो पैंडेमोनियम सा, जो पैनिक सा है, जैसे ही क्रूड थोड़ा घूमेगा, आप समझ लो कि मिडिल ईस्ट से मीठी-मीठी बातें वापस शुरू हो जाएगी। 3850 के ऊपर चलते हम एक बार इसको 4600 के लिए खेलेंगे और हो सकता है 4600 के बाद इसमें वापस एक सब्सटैंशियल बड़ा करेक्शन आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट से अलाइंड है। पर रही बात जो एबीबी और सीमेंस की, तो एबीबी यहाँ से हो सकता है डबल भी हो जाए अगर अगले 6 महीने में, और सीमेंस तो हमारे यहाँ पे आज सवेरे ही कॉल आया था। एबीपी पे हम काफ़ी टाइम से तेज़ी में हैं। वापस नया ब्रेकआउट फर्दर आ गया।
और सीमेंट्स यहाँ से 40% बढ़ जाए। पर भेल की जो चार्ट है कि भेल में जो अब क्या डिस्क्रिप्टिव इंटेलेक्ट जो है ना, अब सब वो जिसको फंडामेंटल का नाम देते रहते हैं। तो ये भेल की चार्ट अब यहाँ से क्या है ना, एक्सट्रीम ओवरबॉट होकर साइडवेज रन कर रही है और मौके पे नीचे 370-75 तक जाए और ऊपर में एक बार ये जो ऊपर का रेंज है, और क्या पता अगर 370 टूट जाए, तो हमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ, हम 370 के नीचे चलेगा तो उसको हो सकता है शॉर्ट करने में भी परहेज नहीं करें। सारे के सारे स्टॉक्स खाली सेक्टर की न्यूज़ पे नहीं चलते, अपने भी इंडिविजुअल उनके इवेंट्स होते हैं। भेल की चार्ट पे हम 225 से तेजी में थे और अब हम इसको इग्नोर करके बैठे हैं, टूटेगा 275 के नीचे तो हम शॉर्ट करेंगे। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया।